हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है ट्रेजर आइलैंड। एंड फ्रेंड्स, इस स्टोरी को लिखा है R.L. स्टीवेंसन ने। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद ट्रेजर आइलैंड। मुझे याद है, हाँ, बस जैसे कल की ही बात हो, वह बूढ़ा नाविक जो हमारी सराय में रहने के लिए आया था। वह लंबा और मजबूत व्यक्ति था और एक बड़ी काली चुटिया उसके कंधों पर झूल रही थी। उसके हाथ बड़े बड़े और रूखे थे। एक बड़ा निशान, शायद किसी तलवार का, उसके एक गाल पर था। उसका नाम था बिली बोन्स। और जब वह शराब पी लेता था, हम सब लोग उससे डरते थे। वह कभी भी किसी और नाविक से कभी भी बात नहीं करता था जो हमारी सराय में शराब पीने आते थे। और वो मुझे महीने के 4 पेंस देता था ताकि मैं उसे हमेशा सचेत करूं कि अगर कोई एक टांग वाला नाविक दिखे तो मैं उसे तुरंत बताऊं। मेरे पिता उस वक्त बुरी तरह बीमार पड़े हुए थे। मैं ही बिली बोन्स की देखभाल कर रहा था। वह बहुत रम पीने का आदी था। एक डॉक्टर लिवसी थे। उन्होंने बिली बोन्स की हालत देखकर कहा कि अगर तुम ऐसे ही रम का सेवन करते रहे तो तुम कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मगर बिली बोन्स तो अपनी मर्जी का मालिक था और वह उस चेतावनी के बावजूद रम पीता रहा। मगर फिर एक दिन जब इसी पीने की आदत ने उसे पूरी तरह से बिस्तर पर लिटा दिया, तब उसने मुझे कुछ बताया। बिली बोन्स ने मुझे अपनी समुद्री यात्राओं के बारे में बताया कि किस तरह से उसने समुद्री खतरों का सामना किया और कैसे वह दूसरे समुद्री लुटेरों से बचा। वो कैप्टन फ्लिंट के पायरेट शिप पर उनके साथ था। कैप्टन फ्लिंट जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तब उन्होंने बिली बोन्स को एक नक्शा दिया था। यह नक्शा एक खजाने का था। इस नक्शे में साफ तौर पर रेखांकित किया गया था, बताया गया था कि खजाना आखिर है कहाँ। कैप्टन फ्लिंट के सारे खूंखार आदमी अब इस खजाने के पीछे थे। यह नक्शा अब बिली बोन्स के समुद्री संदूक में छिपा था, यानी कि सी चेस्ट में। एक दोपहर जो बेहद धुंध और ठंड भरी थी, एक अंधा नाविक जिसका नाम ब्लाइंड प्यू था, हमारी सराय पर आया और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे बिली बोन्स के पास ले जाऊं। उसने मेरे सामने बिली बोन्स का हाथ पकड़ा और उसमें कुछ रख दिया। अब बिली की आंखों में खौफ था, भयानक भयंकर खौफ। ये तो वह काला धब्बा है, वह चिल्लाया। जिम हॉकिंस, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, उसने मुझसे कहा। इस छोटे कपड़े पर यह काले धब्बे का निशान देखो, देखो। इसका मतलब यह है कि मेरे पुराने साथी नाविक लुटेरे मुझे पकड़ने के लिए आने वाले हैं। वो सब मेरे नक्शे के पीछे हैं। वो खजाने का नक्शा, वह मुझे ज़रूर मार देंगे, मुझे अब ऐसा लग रहा है। वह तुरंत अपने बिस्तर से उछल कर उठा, पर उसका वो जोश और तीव्रता ने शायद उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला और वह उछल कर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से मेरे पैरों के पास मूर्छित हो गया। बेचारा बिली बोन्स अपने बचे कुचे पैसे दिए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मैंने और मेरी माँ ने उसके समुद्री संदूक से कुछ पैसे निकाले जो उसके ऊपर उधार थे। उस संदूक में कुछ कागज़ के बंडल थे जो मैंने अब हिफाजत के साथ अपने पास रख लिए थे। उस रात कुछ बड़े ही खतरनाक लोगों का एक गैंग हमारी सराय में ज़बरदस्ती घुस गया। मैं और मेरी माँ पास की एक जगह में घुस गए और उन्हें देखने लगे। उन्होंने वही बिली बोन्स का समुद्री संदूक उठाया और उसे पूरी तरह से छानने लगे। जो कुछ पैसे उसमें थे वह उन्होंने ले लिए, पर वह कुछ और खोज रहे थे। उन्हें वह चीज़ अब भी नहीं मिली थी। तब वह सब गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाए। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह उन कागज़ों के पीछे थे जो मेरे पास थे। मैं अब डॉक्टर लिवसी और उनके दोस्त मिस्टर ट्रेलॉनी के पास गया और उन्हें पूरी कहानी बताई। हम सब लोगों ने जब वह कागज़ों का बंडल खोला तो उसमें वह खजाने का नक्शा मिला, कैप्टन फ्लिंट का ट्रेजर मैप। मिस्टर ट्रेलॉनी बहुत खुश हुए। कैप्टन फ्लिंट एक बेहद खूंखार और खून का प्यासा समुद्री डाकू था। वह चिल्लाए, मैं अब एक बढ़िया मजबूत जहाज़ का इंतज़ाम करता हूँ और एक बढ़िया बहादुर और जाबाज क्रू का भी, इंग्लैंड का बेस्ट क्रू, और हमारे पास वो ख़जाना होगा बहुत जल्द, विश्वास करो। तो अब स्क्वायर ट्रेलॉनी उस जहाज़ को, जिसका नाम हिस्पैनियोला था, उस भयानक यात्रा के लिए उन्होंने जहाज़ को तैयार किया। उन्होंने जहाज़ के लिए एक कुक भी रखा जिसका नाम था लॉन्ग जॉन सिल्वर। उसका पैर कूल्हे तक कटा हुआ था।
वह एक बैसाखी के सहारे चलता था। वह काफ़ी लंबा और मजबूत व्यक्ति था, मगर लॉन्ग जॉन सिल्वर काफ़ी मददगार था। उसने स्क्वायर की खूब मदद की जहाज़ के पूरे क्रू को संभालने और उनसे काम लेने में। कुछ ही वक्त में वह जहाज़, जिसका नाम हिस्पैनियोला था, तैयार था अपनी समुद्री यात्रा के लिए। समुद्री यात्रा की शुरुआत। हमारी समुद्री यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। हमारे कैप्टन का नाम था स्मॉलेट, और फिर लॉन्ग जॉन सिल्वर, वो एक बेहद अच्छा रसोइया था। अपनी बैसाखी को एक रस्सी से इस तरह अपने गले के चारों ओर लपेटता था कि उसके दोनों हाथ खाली रहते थे। इस तरह से हम सब ने अपने काम को उस जहाज़ पर बड़ी मेहनत से किया। मैंने कई बार जहाज़ के पूरे कर्मी दल को यह गाना गाते सुना। यह गाना बिली बोन्स भी गाता था। 15 men on the dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum। मैं अक्सर लॉन्ग जॉन सिल्वर के कैबिन में जाता तो वहाँ पर उसका तोता मिल जाता, जिसका नाम उसने कैप्टन फ्लिंट रखा था, जो कि एक मशहूर समुद्री लुटेरा था। और वह तोता बार बार चिल्लाकर एक ही बात दोहराता, पीसेस ऑफ 8, पीसेस ऑफ 8, पीसेस ऑफ 8। लॉन्ग जॉन सिल्वर एक दिलचस्प सह यात्री था। लॉन्ग जॉन सिल्वर के पास समुद्री यात्राओं की बेहद दिलचस्प, रोमांचक और डरावनी कहानियाँ थीं। सिल्वर सबको पसंद था। पूरे कर्मी दल यानी क्रू को सब लोग उसे एक लीडर की तरह देखते थे। हम लोग सेब के बैरल यानी बड़े लकड़ी के पीपे रखते थे, जिनमें रस भरे सेब भरे होते थे। एक ठंडी शांत शाम में मैं उसी एक बैरल में सेब खाने के लिए उस बैरल में झुका और सेब ढूंढते ढूंढते उसी बैरल में बैठ गया और कुछ देर तक अंदर बैठे बैठे सेब का आनंद लेने लगा। फिर ऐसा लगा जैसे कोई आकर उस बैरल से सट कर खड़ा हो गया है, और फिर वह शख्स कुछ कहने लगा, और जो कुछ मैंने सुना उससे मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। वह समुद्री लुटेरा, जिसका नाम इज़राइल हैंड्स था, और लॉन्ग जॉन सिल्वर जहाज़ पे कब्जा करने की युक्ति बना रहे थे। जैसे ही उन्हें वह खजाना मिल जाता, वह कह रहे थे, हम जहाज़ के कप्तान और उन लोगों को ख़त्म कर देंगे जो हमारा साथ देने से इनकार करेंगे। मुझे अपने कानों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और फिर एक चीखने की आवाज़ आई, लैंड हो, यानी ज़मीन, ज़मीन। सब लोग उस ज़मीन को देखने के लिए भागे। अब उस बैरल से निकलने के बाद मेरे पास यही मौका था। मैं तुरंत वहाँ से कूदा और अपने अजीज़ दोस्तों के पास सुरक्षित पहुँच गया। अब कैप्टन स्मॉलेट पूरे क्रू को, कर्मी दल को उस सुनसान भयानक आइलैंड के बारे में बता रहे थे। लॉन्ग जॉन सिल्वर ने भी तभी कहा कि वह अपने अब तक के जीवन में बस एक बार यहाँ पर आया है। वह बेहद उत्साहित दिखा, मगर मुझे पता था कि वो एक ख़तरनाक समुद्री लुटेरा है। रसोइया होने के साथ साथ एक बेहद ख़तरनाक, खून का प्यासा समुद्री लुटेरा। जैसे ही मुझे थोड़ा और मौका मिला, मैं स्क्वायर और डॉक्टर ट्रेलॉनी के पास पहुंचा। उन्हें वह सारी बात बताई जो मैंने सुनी थी, और सब लोगों ने यही बताया कि हम बस तब तक सुरक्षित हैं जब तक वह ख़जाना नहीं मिलता। वह 19 समुद्री लुटेरे हैं और हम सिर्फ 7 लोग, पर हम पूरी तैयारी के साथ चौकस रहेंगे और ख़जाना मिलते ही उन पर हमला करेंगे जब वह इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हम बस उस ख़जाने के द्वीप पर थे। वो एक अजीब, भयानक और रहस्यमयी जगह थी। वह घने जंगलों और पथरीली नोकीली चट्टानों से घिरी एक जगह थी, जहाँ रात में तो क्या, दिन के उजाले में बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी जाने में कतरा जाए। इस जगह का ख्याल भी किसी को बुरी तरह डरा सकता था। हम लोगों ने वहाँ पर अपने जहाज़ को रोककर एंकर डाला, जहाँ कुछ बड़े पेड़ मजबूती से तट के पास जड़ पकड़े हुए थे। वहाँ की हवा गर्म थी। सारा कर्मी दल आपस में बातचीत कर रहा था और बेहद उत्सुक था खजाना पाने के लिए। कैप्टन स्मॉलेट ने कर्मी दल को इजाज़त दी कि वो तट पर चले जाएं। सारा क्रू, उनमें सबसे ज़्यादा वो समुद्री लुटेरे, बेहद उत्सुक दिखाई दिए। वो यही सोच रहे थे कि तट पर पहुंचकर पहले खजाना प्राप्त कर लेंगे। अब लॉन्ग जॉन सिल्वर इंचार्ज था 2 नावों का, जिनमें करीब करीब 13 लोगों को तट पर जाना था। मुझे पता था मेरा जहाज़ पर अब कोई काम नहीं, इसलिए मैं भी तट की तरफ चल पड़ा उन सब के साथ। मैं बस हड़बड़ाहट में उस तट के पास के जंगल में भागा चला गया। मैं चुपचाप एक घास की झाड़ी देखकर उसमें छुपकर बैठ गया। मुझे कुछ भयानक आवाज़ें आ रही थीं। मैंने झाड़ी से थोड़ा हटकर उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करी,
तो पता चला कि सिल्वर एक दूसरे नाविक को समुद्री डाकुओं के साथ शामिल होने के लिए बाध्य कर रहा था। फिर उस नाविक ने ना कहा तभी सिल्वर ने अपना चाकू निकाला और उसे वहीं पर मार दिया और उसकी लाश को जंगल में छोड़ आगे बढ़ गया। मैं ये नज़ारा देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने आप को संभाला और उस झाड़ी के पीछे से उठा, तब देखा तो सिल्वर अपनी खून से भरी छुरी साफ कर रहा था। मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो मैं भी जिंदा नहीं बचता। मैं जंगल की गहराइयों की तरफ भागा और भागता ही चला गया। फिर एक छोटी पहाड़ी के पास जाकर रुक गया। मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। मैं ये नहीं बता सकता था कि वह कोई इंसान है या जानवर, और यह वह खतरा था जिसका मैं सामना नहीं कर सकता था। फिर से मैं तट की ओर भागने लगा, पर वह जो भी जीव था बेहद फुर्तीला और चालाक था। एक पेड़ से दूसरे पेड़, और अब बस वह मेरे सामने था। मैं अब देखने पाया कि वह कोई नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है, पर इतना जंगली और अजीब कि उसको पहचानना मुश्किल था। वो मेरे पास आया, अपने हाथों को जोड़े मुझसे माफ़ी मांगता हुआ। मेरी हिम्मत वापस आई। मैंने उससे बात करी कि तुम कौन हो, मैंने पूछा। मेरा नाम बेनगन है, वह बोला। करीब करीब 3 साल हो गए हैं मैंने किसी से अब तक बात नहीं करी। मैंने ऐसा बेचारा शख्स जो कि मैले फटे पुराने कपड़ों में था और उसका मुंह सूरज के लगातार पड़ते तेज से सांवला हो चुका था, पर उसकी चमकीली नीली आंखें एक लंबी दुख भरी दास्तां बयान कर रही थी। वो एक तीखी आवाज़ में बोलता था। उसने मुझे बताया था कि कभी वह बहुत रईस था, कभी कभी वह बहुत अक्लमंदी की बातें करता, पर कभी उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता था। मुझे लगा इतना लंबा समय वह अकेले रहा है, इसलिए वह थोड़ा पागल सा हो गया है। उसने बताया कि वह कैप्टन फ्लिंट के समुद्री लुटेरों के जहाज़ पर था और वह 3 साल पहले इसी द्वीप पर फ्लिंट के क्रू के साथ खजाना ढूंढने आया था। जब उन डाकुओं को खजाना नहीं मिला तो वह मुझे इस वीरान टापू पर अकेला छोड़कर चले गए। जब उसने हमें देखा तो उसे लगा फ्लिंट अपने दल के साथ वापस आ गया है। मैंने उसे बताया फ्लिंट मर चुका है, पर उसके दल के कुछ लोग अब भी हमारे साथ हैं। मैंने जैसे ही लॉन्ग जॉन सिल्वर का नाम लिया, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह बेहद डरा दिखाई दिया। मैंने उसे बताया कि हम सब लोग मिलकर समुद्री लुटेरों से मुकाबला करेंगे। उसने हाँ कहा, पर सिर्फ एक ही शर्त पर वो ऐसा करेगा कि अगर हम उसे अपने साथ घर ले जाएं। हमारी ये बातचीत बंदूक की गोली के धमाके के साथ रुक गई और हम उस आवाज़ की तरफ भागे। हमने लकड़ी के नुकीले खंभों से घिरा एक घर देखा जहाँ हमारे देश का झंडा हवा में लहरा रहा था, जिसे हम यूनियन जैक कहते हैं। मुझे ये पता चल गया कि मेरे सारे साथी उस घर के अंदर हैं और बंदूकों से जवाब देकर अपने आप को उस घर में बचा के रखे हुए हैं। इसका मतलब यही था कि समुद्री लुटेरों से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैंने बेनगन से विदा ली और उस लकड़ी के लट्ठे से घिरे हुए घर में पहुंचा ताकि अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्री लुटेरों का मुकाबला करूं। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वे सब मुझे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता थी। डॉक्टर लिविसी ने मुझे बताया कि मेरे जहाज़ से जाने के बाद क्या हुआ था। कैप्टन ने निर्णय लिया कि अब समुद्री लुटेरों से लड़ना पड़ेगा हर हाल में। कैप्टन फ्लिंट के खजाने के नक्शे से यह चारों ओर से लकड़ी के लट्ठों से घिरा हुआ घर उन्हें मिल गया था। डॉक्टर लिविसी और हमारे कुछ साथियों ने इस घर को ढूंढा था। यहाँ पास ही एक साफ पानी का झरना भी था और लकड़ी के ऊंचे ऊंचे लट्ठों से घिरा होने पर यहाँ पर बचाव अच्छी तरह हो जाता था। फिर सब लोग उस घर से दोबारा जहाज़ पर पहुँचे, जहाँ पर उन्हें बाकी विश्वासपात्र साथी मिले। उनके साथ वह खाने का सामान और हथियार लेकर तट तक पहुँचे, पर अब भी कुछ समुद्री लुटेरे जहाज़ पर थे। उन्होंने जैसे ही ये देखा कि ये सब लोग तट पर किश्ती में कुछ कर रहे हैं, उन्होंने जहाज़ से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इससे उस छोटी किश्ती के टुकड़े हो गए और मेरे साथियों ने आधा असला बारूद और खाना हमेशा के लिए खो दिया। पर डॉक्टर साहब पूरी तरह से पक्के थे कि कुछ ही वक्त में सारे समुद्री लुटेरे हार जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रम का पीना और यहाँ की हवा उन्हें जीने नहीं देती। मैंने अपने सभी दोस्तों को बताया कि मेरी मुलाकात बेनगन नामक व्यक्ति से हुई है। डॉक्टर लिविसी बेनगन के बारे में बहुत कुछ जानने को उत्सुक थे, क्योंकि उनको हम सबको एक तजुर्बेकार व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उस आइलैंड को भली भांति जानता हो। अब हमारे पास
खाना भी कम था और समुद्री लुटेरे हम पर हमला कर करके हमें जल्द ही असला बारूद और खाने से बिल्कुल ही खाली कर दे रहे थे। मैं थका हुआ था और उसी लकड़ी के घर में जो बिस्तर था उस पर लेटते ही सो गया। एक सुबह मैं तेज़ आवाज़ों के कारण हड़बड़ा के उठ गया। लॉन्ग जॉन सिल्वर खुद एक सफ़ेद झंडे के साथ हमारी लकड़ी के घर की तरफ आ रहा था। कैप्टन स्मॉलेट ने उसकी चाल भांप ली और हम सब से कहा, सतर्क रहो, गोली चलाने के लिए तैयार रहना। सिल्वर बोला, वह लड़ाई खत्म करने के लिए आया है और उसे अंदर आने की इजाज़त दी जाए। फिर उसे अंदर बुला लिया गया। उसने बताया कि समुद्री लुटेरे ख़जाना चाहते हैं, वह उन्हें ख़जाने का नक्शा दे दें तो वह हम सब लोगों को एक सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। मगर कैप्टन स्मॉलेट ऐसे शख्स नहीं थे जो समुद्री लुटेरों के साथ अपने संबंध बनाएं। वह बेहद गुस्से में बोले, सिल्वर, तुम और तुम्हारे साथी अपनी बेहद मनमानी कर चुके हो। तुम अब इस जजीरे से ख़जाने या ख़जाने के बिना नहीं जा पाओगे। स्मॉलेट ने सिल्वर को तुरंत वह जगह छोड़ने के लिए बोली। यह सुनते ही सिल्वर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह अपशब्द और धमकी देता हुआ जंगल में गायब हो गया। कैप्टन स्मॉलेट ने मुझसे कहा, देखो, ऐसे शैतानी लोगों पर कभी विश्वास मत करो। मैंने उससे गुस्सा दिलाया और उसकी असलियत बाहर आ गई। ये शैतानी लोग हमसे नक्शा लेकर हमें तुरंत मौत के घाट उतार देते। अब हम पूरी तरह से हमले के लिए तैयार थे और घात लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर में हमें बंदूकों की गोलियों की आवाज़ें आने लगीं और वह सभी लुटेरे जंगल से निकलकर हमारे उस लकड़ी के मकान में आने लगे। मैंने तुरंत एक तलवार उठाई और जल्दी से उन समुद्री लुटेरों से लड़ने पहुंच गया। मेरे वो साथी जो घायल थे मगर मरे नहीं थे, तुरंत जंगल में भाग गए और वहाँ छुप कर बैठ गए। हम सब अब जंगल से वापस अपने लकड़ी के घर में चले गए। हमारे 2 साथी जंगल में कहीं खो गए थे और दूसरी ओर हमारे कप्तान बुरी तरह घायल थे। हम बिल्कुल इस बात में निश्चिंत थे कि एक दूसरा हमला भी ज़रूर होगा। तो हमने रुक कर देखा मगर सब कुछ शांत रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने ये भी देखा कि डॉक्टर लिविसी चुपचाप से वहाँ से निकले। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह ज़रूर बेनगन से मिलने जा रहे हैं। अब भी कोई हमला नहीं हुआ। मैं इंतज़ार करते करते उब गया था। उस टापू की गर्मी, धूल, लोगों का खून, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था और मैं अब एक ठंडी ताज़ी जगह जाना चाह रहा था। मुझे पता था कि कप्तान मुझे कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि टापू पर ख़तरा बहुत था। तो जब मेरे पास मौका आया तब मैंने 2 पिस्तौलें अपनी कमर में फंसाईं और वहाँ से निकल पड़ा। मैं तट की ओर भागा और वहाँ पर ठंडी हवा और उन आती जाती लहरों को देखने लगा। मैं बेहद चालाकी से पेड़ों के पीछे एक गुप्त टीले पर चढ़ गया। मैंने वहाँ से हिस्पैनियोला जहाज़ को देखा जो उस शांत समुद्र पर खड़ा था। मैंने देखा कि लॉन्ग जॉन सिल्वर 2 व्यक्तियों से जहाज़ पर बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मुझे कोई शब्द उनके बोले हुए समझ नहीं आए, पर सिल्वर के तोते की तेज़ आवाज़ उस पूरी जगह पर गूंज रही थी। शाम होते ही सिल्वर तट पर वापस आने लगा। मुझे अब पक्का यकीन था कि अगर समुद्री लुटेरों को जैसे ही ख़जाना हाथ लग जाएगा वह हमारे बिना ही यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। एक तरकीब मेरे दिमाग में आई। मुझे बेनगन ने बताया था उसके पास एक कश्ती है जिसे उसने तट के पास कहीं छुपाया है। अगर मैं उसकी मदद से जहाज़ हिस्पैनियोला तक पहुँच जाऊँ तो उसके एंकर की रस्सियों को काट दूंगा, जिससे वह जहाज़ तैरते हुए तट की दूसरी दिशा में चला जाएगा और लुटेरे उस द्वीप से कभी निकल नहीं पाएंगे। मैंने तुरंत उस कश्ती को ढूंढना शुरू किया। अंदर झाड़ियों में मुझे वह कश्ती मिल गई। वह लकड़ी की थी जिस पर बकरी की खाल चढ़ी हुई थी, पर वह मुझे कुछ नाजुक लगी। मुझे लगा कि यह मेरा वज़न को सहन नहीं कर पाएगी। और जब अंधेरा हुआ, धुंध ने उस तट को आ घेरा। वो एक उत्तम रात थी मेरी तरकीब की सफलता के लिए। मैं उस कश्ती में बिना शोर किए हिस्पैनियोला की तरफ निकल पड़ा और धीरे धीरे हिस्पैनियोला जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं जहाज़ के पास आया, मैं कुछ आवाज़ें सुन सकता था। वह शराब में डूबी हुई गुस्से से भरी आवाज़ें थीं। इज़राइल हैंड्स नामक व्यक्ति किसी दूसरे शख्स पर चिल्ला रहा था। वह बस शराब पीकर ख़तरनाक नहीं होते थे, मगर इस बार साफ जाहिर था वह बेहद गुस्से में थे। मैं तट पर देख रहा था। समुद्री डाकुओं के तंबुओं में आग ही आग थी और फिर से वही गाने की आवाज़, 15 men on a dead man's chest,
यो हो एंड अ बॉटल ऑफ रम। एक के बाद एक मैंने एंकर की रस्सी काटी और पूरी तरह से उसे जहाज़ से हटाने की कोशिश करी और धीरे धीरे वह जहाज़ उस खुले समुद्र में जाने लगा। अब इज़राइल हैंड्स, एक समुद्री लुटेरा, और जहाज़ के चौकीदार आपस में लड़ाई करते रहे। वे इतना ज़्यादा इस झगड़े में उलझे थे कि जहाज़ अपनी जगह से हिल चुका है, उन्हें ये पता ही नहीं चला। मैं अपनी इसी छोटी नाव में छुपा रहा कि मुझे कोई न देखे। कुछ ही घंटों में वहाँ एक तेज़ तूफान आया, उससे बड़ी लहरें बनी। मैं तो लहरों में उछलता कूदता रहा। मैं शायद उस नाव पर ही सो गया था, क्योंकि जब मैं उठा तो सूरज सर पर चढ़ गया था। मेरी नाव अब तट के पास आ गई थी। उस चढ़े हुए सूरज और उस समुद्री नमकीन हवा ने मेरा गला सुखा दिया था। मैं तट के पास के घने पेड़ों की ठंडी छाँव में जाना चाहता था। मैं एक दृश्य को देखकर बहुत हैरान हो गया था। हमारा जहाज़ हिस्पैनियोला आधे मील की दूरी पर खड़ा था। मैं उसे देखकर खुश हुआ। ऐसा लगा कि वह जहाज़ चलने के लिए तैयार है। पर जिस हिसाब से वह इधर से उधर हिला, मुझे लगा कि उसे कोई नहीं चला रहा है। मुझे लगा अगर वह समुद्री डाकू शराब पीकर मस्त हैं तो मैं जहाज़ पर कब्जा कर सकता हूँ। मैं अब जैसे तैसे अपनी नाव को छोड़ एक रस्सी के सहारे जहाज़ पर चढ़ा। रम की बोतलें चारों ओर बिखरी थीं। उनसे बचते बचाते मैं डेक की तरफ बढ़ा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर में मैंने देखा डेक की दूसरी ओर एक समुद्री डाकू खून से लथपथ पड़ा था। साथ में था इज़राइल हैंड्स, वो समुद्री लुटेरा, घायल और ठीक से खड़े होने में असमर्थ। जब उसने मुझे देखा तो मुझसे ब्रांडी मांगी ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मैं तुरंत नीचे कैबिन से ब्रांडी लाया और एक घूंट पीते ही वह ठीक हुआ। मैंने इज़राइल हैंड से एक सौदा किया कि मैं उसे खाना पानी और उसके घाव को ठीक कर दूंगा अगर वह जहाज़ को एक महफूज जगह पर पहुंचा दे। पर मैं उस समुद्री डाकू पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। फिर उसने कहा कि मेरे लिए थोड़ी वाइन ले आओ कैबिन से। उसको लगा मैं वाइन लेने चला गया, पर तभी मैंने छुपकर देखा कि उसने लंगड़ा लंगड़ा कर चलकर एक जगह से एक खंजर उठाया और अपनी जैकेट में छुपा लिया। बस यही बात काफ़ी थी कि इज़राइल हैंड्स मुझे मारना चाहता था जैसे ही जहाज़ तट पर पहुंचता। मैंने देखा कि इज़राइल हैंड्स मेरी तरफ बढ़ रहा था, डेक के दूसरी छोर से, और उसके सीधे हाथ में एक बड़ा खंजर था। मैंने तुरंत अपनी जेब से बंदूक निकाली और उसकी ओर निशाना लेकर गोली चलाई, मगर गोली नहीं चली क्योंकि उसमें जमा बारूद गीला था समुद्र के पानी से। और अचानक ही इसी बीच समुद्र के एक तेज़ बहाव ने उस जहाज़ को बुरी तरह हिलाया, जिससे मैं और इज़राइल हैंड्स गिर पड़े। पर मैं तुरंत उठा और उस रस्सी नुमा ऊंची पाल पर चढ़कर सूखा बारूद अपने पिस्तौल में भरा। मैंने देखा चाकू मुंह में दबाए इज़राइल हैंड्स मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक और कदम मिस्टर इज़राइल हैंड्स और तुम्हारा खेल खत्म, मैं तबाक से बोला। वह रुका, पर फिर भी उसने अपना खंजर घुमाया और मैंने एक तीव्र दर्द अपने शरीर पर महसूस किया और मैं जहाज़ पर लगे रस्सी के जाल पर जा गिरा। दर्द की तीव्रता ने मेरे हाथों में थमी दोनों बंदूकों को चलने पर मजबूर किया। गोली इज़राइल हैंड्स को लगी और वह एक तीखी आवाज़ के साथ समुद्र में जा गिरा। मैंने अपने शरीर में थकान और दर्द का अनुभव किया, पर जब मैंने अपने उस खंजर के घाव को देखा तो वह ज़्यादा गहरा नहीं था। मैं तुरंत उठा और कैबिन की तरफ भागा। वहाँ पर अपने घाव पर मरहम पट्टी करी। अब सूर्यास्त हो चुका था। मैं तट की ओर चला गया। मैं बस यही चाहता था कि अपने दोस्तों के साथ वापस आऊं, मगर अकेला नहीं। चांद की रोशनी में धीरे धीरे उस जंगल वाले लकड़ी के घर की तरफ मैं अब बढ़ने लगा। मैं दबे पांव हल्के हल्के चलकर उस फेंस के पास अंदर कूदा। रात को पहरा देने वाले गार्ड को भी पता नहीं चला कि मैं अंदर आ गया हूँ। तभी एक चीखती हुई आवाज़ आई, पीसीस ऑफ एट, पीसीस ऑफ एट। अरे ये तो लॉन्ग जॉन सिल्वर का तोता था। पर मेरे अचंभे के लिए मेरे दोस्त में से एक भी वहाँ नहीं था। समुद्री लुटेरों ने उस जगह को कब्जा लिया था। अब मैं उनके द्वारा बंदी बना लिया गया था। एक छोटी सी मशाल की रोशनी में मैंने देखा लॉन्ग जॉन सिल्वर और 5 समुद्री लुटेरे जो अब भी जिंदा थे। मेरे दोस्तों का अब भी कोई नामो निशान नहीं था। मुझे लगा कहीं उन लुटेरों ने मेरे सभी दोस्तों को मार तो नहीं दिया, पर थोड़ी देर में मुझे ये पता चला कि ऐसा नहीं था। मुझे अब एक नई बात पता चली कि मेरे दोस्तों ने ख़जाना ढूंढने का इरादा त्याग दिया है। वो उस लकड़ी के घर से दूर चले गए हैं और उन्होंने ख़जाने का नक्शा लुटेरों को दे दिया है।
मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने बिना लड़े हार क्यों मानी। लॉन्ग जॉन सिल्वर अब लुटेरों का सरदार था, पर वह ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिया। एक बात साफ थी कि किसी भी वक्त समुद्री लुटेरे अपने लिए नया नेता चुन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये बात बेहद ख़राब होगी, क्योंकि फिर वह सिल्वर को मार डालेंगे। उसका बचाव था कि वो कैप्टन स्मॉलेट की तरफ हो जाए, यानी कि मेरे दोस्तों की तरफ। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मेरे ऊपर आंच तक नहीं आने देगा अगर वह मुझे अपने दोस्तों की ओर से सुरक्षा का वादा दिलवाए। मैं इसके लिए राज़ी हो गया, क्योंकि अगर लुटेरों को सिल्वर का प्लान पता चलता तो वह हम दोनों को मारते थे। अगली सुबह डॉक्टर लिविसी घायलों और बीमारों को देखने आए। उन्होंने सबका हाल पूछा, सबको मरहम पट्टी करके सबको दवाइयाँ दी। कुछ देर बाद मुझे अकेले में बुलाया। फिर वह तुरंत मेरे ऊपर चिल्लाए और कहा, ये तुम्हारा कायरपूर्ण रवैया मुझे पसंद नहीं है। पर जैसे ही मैंने सारी सच्चाई उन्हें बताई तो वह शांत हो गए। जब उन्हें यह पता चला कि हिस्पैनियोला जहाज़ अब सुरक्षित है तो वह खुश हो गए। मैंने लॉन्ग जॉन सिल्वर का सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम उसे घर ले चलेंगे। अगर वो तुम्हारी सुरक्षा इन समुद्री लुटेरों के साथ करेगा तो। हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। डॉक्टर ने मुझसे हाथ मिलाया और मदद लेने चले गए, मगर अब लकड़ी वाले कैबिन में लुटेरे बेचैन थे। एक सवाल जो सिल्वर के दिमाग में था वो ये था कि अगर लुटेरे उसे सरदार मानते हैं तो वह नक्शा उसके हाथ में क्यों नहीं दे देते। इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। और रात को जब हम आग के पास बैठकर खाना खा रहे थे तो सिल्वर ने उन सारे लुटेरों को बताया कि अब वो बेहद अमीर बन जाएंगे, वो सब के सब, और उनकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी। ख़जाना सबको अमीर कर देगा। उसने उनके आगे एक ऐसी कहानी गढ़ी कि सब लुटेरे खुशी से नाच उठे। अब अगले दिन सभी लोगों ने अपना खुदाई का सामान और फावड़े लिए और ख़जाने की तलाश शुरू कर दी। ख़जाना कैप्टन फ्लिंट का ख़जाना। मैं अब भी लॉन्ग जॉन सिल्वर का कैदी था। उसके पास 2 बंदूकें थीं। मुझे अब भी ये शक था कि वो मुझे मार सकता है। मैंने उस पर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि आखिरकार वह था तो एक समुद्री लुटेरा ही। और जैसे ही उन लुटेरों ने वह नक्शा खोला, उस पर लिखा था, टॉल ट्री, स्पाई ग्लास शोल्डर, bearing a point to the end of NNE, Skeleton Island, EAC, and by E, 10 feet। और अब हम उस ऊंचे बड़े पेड़ की तलाश करने लगे जो एक पहाड़ पर था। वह लुटेरे इतने उत्साहित थे कि हम उनके साथ साथ तेज़ी से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर अचानक एक तेज़ चिल्लाहट और सब लोग उस लुटेरे के पास पहुँचे। उसने कहा, यहाँ 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 देखो, इधर खजाना है। मगर बाकी सब लोगों को वहाँ सिर्फ एक कंकाल मिला। लेकिन तभी सिल्वर चिल्लाया, अरे वो देखो, कैप्टन फ्लिंट का एक मजाक। उसने इस कंकाल के हाथों को एक निर्धारित दिशा में रखा है। शायद उसी ओर खजाना है, और यह कंकाल किसी समुद्री लुटेरे का है जिसे कैप्टन फ्लिंट ने मारा होगा। अब कोई लुटेरों में से बोला, कैप्टन फ्लिंट मर चुका है। तब बाकी लुटेरों ने राहत की सांस ली, को आगे बढ़ने की सलाह दी। बाकी लुटेरे आगे बढ़ने लगे, पर अब सब लोग बहुत सोच समझकर और हल्के हल्के बातें कर रहे थे। बस कैप्टन फ्लिंट का ख्याल ही उन्हें बेहद डराने के लिए काफ़ी था। अब उस ऊंचे पहाड़ पर पहुंचकर हम सब ने थोड़ा आराम किया, पर थोड़ी थोड़ी ही सही, मगर हल्की आवाज़ में सब लोग कैप्टन फ्लिंट की ही बात कर रहे थे। तभी अचानक उन बड़े पेड़ों में से एक पतली कांपती आवाज़ हम सबको सुनाई दी, जिसने कहा, 15 men on the dead man's chest, यो हो एंड अ बॉटल ऑफ रम। सिल्वर और बाकी लुटेरे जैसे जम गए थे। उन सबको लगा, हो ना हो ये कैप्टन फ्लिंट का भूत है जो उन्हें ख़जाना प्राप्त करने से रोक रहा है। पर सिल्वर एक साहसी लुटेरा था। वह तभी चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता कैप्टन फ्लिंट, और मैं ये ख़जाना लेकर जाऊंगा। इस बात से बाकी लुटेरों में जैसे नई जान आई और वह अपने फावड़े लेकर आगे बढ़े। अब हम सब लोगों के सामने एक बड़ा लंबा पेड़ था, जैसा नक्शे में केंद्रित किया गया था। हम सब लोग वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचे। मैं सिल्वर की आंखों में दरिंदगी देख सकता था कि अगर उसे वह सोना मिला तो वह हम सबको मारकर सोना लेकर इस द्वीप से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब सब लोग जल्दी जल्दी भागे उस गड्ढे की तरफ जो नक्शे में दिखाया गया था। पर यह क्या, उनके आश्चर्य के लिए वहाँ कोई ख़जाना नहीं था। उस गड्ढे में लकड़ी के टुकड़े और गड्ढा खोदने के औजार के अलावा कुछ नहीं था। सबको अब पता लग चुका था कि खजाना यहाँ से जा चुका है। पर फिर भी लुटेरे गड्ढे में कूदे और हाथों से उसे खोदकर ढूंढने लगे कि वहाँ पर उन्हें कुछ मिल जाए। उन्हें तब भी कुछ नहीं मिला। सिल्वर को अब मालूम था कि अब
मेरी और उस छोटे लड़के जिम की खैर नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वह दरिंदगी उसकी आंखों से जा चुकी थी, सिल्वर की आंखों से। उसने पाला फिर बदला और मेरी तरफ हो गया। जैसे ही वह लुटेरे मेरे और सिल्वर की तरफ लपके, तभी गोलियां चलीं और 2 लुटेरे ढेर हो गए। बाकी लुटेरे इस दृश्य को देखकर भाग खड़े हुए। फिर जंगल से डॉक्टर और बेनगन बाहर आए, जो हमारे अजीज दोस्त थे। उन्होंने वक्त रहते हमें बचा लिया था। सिल्वर को और मुझे बेनगन की गुफा में ले जाया गया, जहां हमारे और अजीज मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे अपने बाकी सभी मित्रों को देखकर बहुत अच्छा लगा, और मेरे मित्र भी उस जंगल के लकड़ी वाले असुरक्षित घर से निकलकर बेनगन की गुफा में थे, जो बेहद सुरक्षित थी। एक सवाल जिसने मुझे और सिल्वर को परेशान किया था कि आखिरकार वो ख़जाना है कहाँ, तो उस राज को डॉक्टर लिविसी ने खोला कि ख़जाना बेनगन ढूंढकर अपनी इस गुफा में ले आया था। अब वह ख़जाने का नक्शा बेकार था, मैंने ये सोचा। उस एक सुबह जब हम सब लोग यानी मैं, सिल्वर और बाकी लुटेरे जब ख़जाना ढूंढ रहे थे, तो एक भूतहा आवाज़ जो पेड़ों के ऊपर से आई थी, वो कैप्टन फ्लिंट के भूत की नहीं पर बेनगन की ही थी। फिर उस रात डॉक्टर लिविसी, लॉन्ग जॉन सिल्वर, स्क्वायर ट्रेलॉनी ने जमकर पार्टी करी, और फिर अगले दिन हमने ख़जाने की पैकिंग शुरू कर दी। बोरियों में ख़जाने को भरा और हिस्पैनियोला जहाज़ पर चढ़ा दिया। मैंने देखा ख़जाने के अंदर सोने के सिक्के थे, जो दुनिया के अलग अलग देशों से थे, और उन सब सोने के सिक्के, हीरे जवाहरातों को वहाँ से दूसरे देश ले जाना आसान काम नहीं था। अब हमने ख़जाना, पीने का पानी और खाना भारी मात्रा में जहाज़ में भरकर वहाँ से चलने की तैयारी करी। मगर हमें अब भी पता था कि वहाँ पर वो 3 लुटेरे छुपे हैं, जो बंदूकों की आवाज़ से डरकर भाग गए थे। अभी तक वो लोग हमें नहीं मिले थे, तो हमने उन लोगों के लिए भारी मात्रा में खाना, दवाइयाँ, कपड़े, औजार और बंदूकें रख दीं, ताकि वो तब तक जिंदा रहें जब तक कि कोई जहाज़ उन्हें ना ढूंढ ले। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, मुझे ट्रेजर आइलैंड उस क्षितिज में दूर कहीं डूबता हुआ दिखाई दिया। हमारे पास अब भी कर्मी दल की कमी थी, तो हमने एक नज़दीकी बंदरगाह जो दक्षिण अमेरिका में था, वहाँ रुककर कुछ और लोगों को जहाज़ में मदद के लिए रखने की सोची। मैं अब घनी इंसानी आबादी को देखकर बेहद खुश था। सारा काम खत्म करते करते हमें लगभग सुबह हो गई। जब मैं, डॉक्टर लिविसी और स्क्वायर वापस जहाज़ पर पहुँचे, बेनगन दौड़कर हमारी तरफ आया और उसने बताया कि लॉन्ग जॉन सिल्वर जहाज़ से जा चुका है और अपना ख़जाने का हिस्सा भी ले गया है। हम सब लोगों ने अब राहत की सांस ली। अब हमारा एक ही मकसद था, ब्रिस्टल तक सही सलामत पहुंचना। हमारी सारी यात्रा सुखद रही। जब हम सब घर पहुंचे तो हमने सारा ख़जाना बराबर बराबर आपस में बांट लिया और अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो गए। बेनगन को 1000 पाउंड्स मिले, जिसको उसने खर्च किया या उड़ा दिया कुछ पता नहीं चला। उसे पास के गांव में नौकरी मिल गई। वह अब हर इतवार चर्च में दिखाई देता है। बात लॉन्ग जॉन सिल्वर की, हमने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था, पर कभी कभी बुरे स्वप्न में मैं उसके तोते को चिल्लाता हुआ पाता हूँ, पीसीज ऑफ 8, पीसीज ऑफ 8, पीसीज ऑफ 8, और अक्सर उसे यही कहते हुए सुनता हूँ। शुक्र है वो सपना ही है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी ट्रेजर आइलैंड बाय R.L. स्टीवेंसन। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप सब लोग महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।